everyone, welcome to Pharma Easy. Here I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on pre-formulations part 4. पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन एंड BCS क्लासिफिकेशंस पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वेराज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मैंने वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज जो स्टडी की जाती है फॉर अ ड्रग फॉर आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी उसको मैंने दिया है. फ्रॉम पार्ट 4 वी आर बिगिनिंग विद द वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस जो कि हम स्टडी करते हैं फॉर ड्रग डिग्रेडेशन या ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड फोटोलाइसिस. वेरियस अदर पार्ट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्टिंग विथ हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है दैट बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ईस्टर कंटेन करता है. जिन ड्रग्स में आपके ईस्टर होते हैं या एमाइड ग्रुप होता है, जनरली उन्हीं में आपके हाइड्रोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं. ईस्टर्स में क्या होता है दैट ईस्टर्स जो है उनमें जब हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो दे ब्रेक इनटू एसिड एंड अल्कोहल. क्यों होता है? क्योंकि ईस्टर ग्रुप में आपका एक जगह जहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है वहाँ से कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्डिंग टूट जाता है, वहाँ से वो अलग हो जाते हैं. होता क्या है, मेजर जो इश्यूज होता है यहाँ पर ये है कि अपने ये नहीं होगा, देयर शुड बी अ कैटलिस्ट. वहाँ पे कोई कैटलिस्ट मौजूद होना चाहिए विच विल हेल्प इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. विदाउट कैटलिस्ट ये नहीं हो पाएगा. और किस तरह का कैटलिस्ट होना चाहिए? किसी तरह का पोलर ग्रुप सच एज वाटर, क्योंकि पोलर ग्रुप्स के पास H+ या OH- आयंस मौजूद होते हैं जो वो डोनेट करते हैं और H+ या OH- के प्रेजेंस में ही आपका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एस्प्रिन जो है इज़ अ काइंड ऑफ ईस्टर ड्रग जिसमें हाइड्रोलाइसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ पोलर ग्रुप एज अ कैटलिस्ट. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ईस्टर ग्रुप में क्या होता है, जो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COO और COO के साथ दो आपके H या CH ग्रुप लगे रहते हैं. मतलब या तो आइदर हाइड्रोजन लगा रहेगा या आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगा रहेगा. H या CH आपका लगा रहता है, दैट इज आपका R से जो मेंशन किया हुआ R एंड R1, यहाँ पर आपका CH या फिर H ग्रुप लगेंगे. ईस्टर ग्रुप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, वहाँ से आपका ब्रेकिंग होता है. दस आप देख सकते हो ईस्टर में जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो आपका OR है, मतलब वहाँ से जो OR यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ लगा हुआ है, कार्बन के बिल्कुल राइट हैंड में जो OR ग्रुप है वो ब्रेक हो जाता है. तो वहाँ से OR हट के आपके पास जो कैटलिस्ट के वजह से आपको जो मिलता है इस ड्रग के पास जो OH- या H+ जाता है, उसमें से जो OH- है वो ऐड हो जाता है. मीन्स फ्रॉम द ईस्टर ग्रुप OR रिमूव हो जाता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, OR रिमूव होता है एंड OH ऐड होता है, OH- आपका ऐड हो जाता है. दस इसके वजह से आपका ईस्टर जो है वो एसिड बन जाता है. बिकॉज आपका OH अगर ऐड हो जाए तो आपका जो ईस्टर है वो ईस्टर से एसिड कैसे बनेगा? बिकॉज आप देखो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा RCOOH. COOH जो होता है वो आपके एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3COOH, COOH. तो COOH या COOH जो होता है वो किसी भी एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है. दस आपका ईस्टर से जो है वो एसिड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, केमिकल फंक्शनल ग्रुप एसिड्स का COH है, तो उसमें कन्वर्ट हो गया. दस इट इज़ अ काइंड ऑफ एसिड, वो एक तरह का एसिड है. देन आपका जो OR अलग हो जाता है, विद दैट OR आपका H+ आयन जो है वो ऐड हो जाता है. तो OR के साथ जब H ऐड होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो HOR. HOR में जो OH आयन है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH. किसी भी अल्कोहल में आपको OH का मिलेगा, मोस्टली आपका अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप रहता है. दस आपका ईस्टर ब्रेक होगा दो पार्ट में, तो एक आपका एसिड एंड अल्कोहल बन जाएगा ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस. तो इस तरह से ड्रग आपका डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि ड्रग जैसे कि आपका मान लीजिए एस्प्रिन है, एस्प्रिन आपका ईस्टर फॉर्म में नहीं रहता है,
इंस्टेड वो एसिड या अल्कोहल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। दस वो फिर एस्प्रिन अगर उस फॉर्म में ही नहीं रहेगा, ईस्टर फॉर्म में नहीं रहेगा, देन उसका थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो भी बदल जाएगा, तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट एमाइड ग्रुप्स, यहाँ पर भी सिमिलरली आपका यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बट वहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है? इन ईस्टर ग्रुप कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड रप्चर हुआ था, वेर एज इन एमाइड ग्रुप कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाता है, फ्रॉम देयर दे डिवाइड। एमाइड ग्रुप में आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CONH, जिसमें से C और N के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। एंड यहाँ पर भी आपका जो है एसिड में ब्रेक होता है, बट वहाँ जैसे इन ईस्टर्स आपका ईस्टर ब्रेक होकर के एसिड एंड अल्कोहल ग्रुप लेता था, वेरएज यहाँ पर क्या होता है, एमाइड ग्रुप्स अगर ब्रेक करते हैं ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे वो एसिड एंड एमीन में आपका ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर भी सिमिलर टू ईस्टर्स, यहाँ पर भी उन्हें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, सच एज पोलर कैटलिस्ट, जो कि H+ एंड OH- मीन्स हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल आयंस जो है सो डोनेट कर सके, जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस आपका पॉसिबल हो। दस आपका आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए क्लोरामफेनिकॉल इज़ अ काइंड ऑफ एमाइड ग्रुप, जो कि आपका एमाइड ग्रुप वाला ड्रग है जो कि ब्रेक हो सकता है ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि वहाँ पर आपका होगा CONH, तो आप डायग्राम में नीचे देख लो, CO के साथ जो NH लगा हुआ है, CN के बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगा, एंड टूट कर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका एमाइड के साथ OH लग जाएगा, मतलब आपका NH और R जो है, मतलब R मैंने बताया आपको या तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप रहेगा या सिंपल कोई हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, H या फिर CH रहेगा। सो एनीवेज आपका क्या होगा कि वहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा, तो आपका COR जो बचा हुआ है, COR के साथ आपका OH लग जाएगा, वेरएज आपका जो NHR अलग हो गया, उस NHR के साथ एक और जो H+ आयन है वो H+ आयन आपका लेफ्ट ओवर के साथ लग जाएगा। जैसे ईस्टर में था, ईस्टर का मेन पार्ट के साथ OH लगा था और जो अलग हुआ उसके साथ आपका H+, ईस्टर के साथ OH- और जो ब्रेक हो गया उसके साथ H+। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही है कि एमाइड में जहाँ से कार्बन ब्रेक हो जा रहा है, तो कार्बन के जहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है वहाँ पे OH लग जाएगा, और जो आपका ब्रेक होकर के चला गया दैट इज़ NHR1, उसके साथ आपका क्या लग जाएगा, उसके साथ आपका H+ आयन चला जाएगा। तब आपका एसिड एंड एमीन फॉर्म होगा कैसे, सो आपका CO के साथ OH लग जाएगा तो COOH हो जाएगा, तब आपका वो एक एसिड ग्रुप हो गया। देन आपका एमीन मतलब NH के साथ जब एक और H लग जाता है तो NH2 हो जाता है वो NH2, और उसके साथ कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, दस आपका क्या होगा, वो एमीन बन जाएगा, NH2 उसमें आ जाएगा। किसी भी ग्रुप में अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपका इट इज़ अ काइंड ऑफ एमीन। दस इस तरह से आपका हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन जो है सबसे कॉमन पाथवे है फॉर ड्रग डिग्रेडेशन इन एनी लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हाइड्रोलाइसिस आपका तभी होगा इफ़ अ ड्रग इज़ इन सॉल्यूशन फॉर्म। जब तक वहाँ मॉइस्चर नहीं रहेगा या सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस नहीं रहेगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। बट ऑक्सीडेशन के साथ इश्यूज़ ये है कि लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है प्लस सॉलिड फॉर्म में, मतलब अगर आप ड्रग को ड्राई फॉर्म में रखो, कोई भी सब्सटेंस ड्राई फॉर्म में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, मतलब 2 स्टेज होती है। सबसे पहले होता है ऑटो ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट आपका फ्री रेडिकल चेन प्रोग्रेशन, मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से आपका फ्री रेडिकल्स तैयार होता है, वो फ्री रेडिकल्स फिर आपका मूव ऑन करता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता कैसे है, ऑक्सीडेशन होता है तब जब कोई भी मटेरियल, आपका जो ड्रग मटेरियल है या कोई भी मटेरियल, जब आपका ड्रग मटेरियल या ड्रग सब्सटेंस किसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ आपका ऐड होता है। यहाँ पर भी कैटलिस्ट का रोल है। यहाँ पे किस तरह के कैटलिस्ट आपके काम करते हैं, जैसे हीट, लाइट, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये सब आपका क्या करता है, ये आपको कैटलिस्ट का काम करता है। इसके वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पाते हैं एक्चुअली, तो ये आपको हेल्प करता है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑकरिंग। दस आपका क्या होता है कि कोई भी मटेरियल्स के साथ जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका जब ऐड होता है
इसको ऑटोक्सीडेशन कहा जाता है, जिससे कि फ्री रेडिकल्स यानी कि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी मटेरियल के साथ ऐड होने से या रिएक्ट होने से फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो तो उसी को ऑटो ऑक्सीडेशन कहा जाता है। फिर ये फ्री रेडिकल्स जो है ये अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स होने का मतलब होता है कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड होते हैं। आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर बनाकर रहते हैं। अगर वो इवन नंबर में है तो वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, बट अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब अनपेयर फॉर्म में है तो वो अनपेयर फॉर्म होने की वजह से वो अनसैचुरेटेड मतलब वो बॉन्डिंग के लिए तैयार है। या तो वो खुद इलेक्ट्रॉन जो है किसी के पास चला जाएगा या किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचने का कोशिश करेगा सो दैट दे कैन मेक द पेयर, दो का पेयर वो बना सके, हर इलेक्ट्रॉन्स अपना पेयर बना सके। दैट इज़ वाई उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे अगर वो अनपेयर्ड है, मतलब वो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री रेडिकल्स तभी कहा जाता है। तो 10 ये फ्री रेडिकल्स की वजह से फिर ऑक्सीडेशन और आगे जाके बढ़ता है, जिसकी वजह से एट द एंड ड्रग डिकम्पोज होता है। तो कैसे होता है नेक्स्ट स्टेज पर देखते हैं। फ्री रेडिकल्स चेन प्रोग्रेस किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है इनिशिएशन मतलब बढ़ना। तो आपका जो RH फॉर्म होगा यानी कि कोई भी ड्रग है सिंपली आपका CH ग्रुप के साथ कोई H लगा हुआ है, ठीक है, CH4 या कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ H आपका कोई भी ड्रग हो गया सिंपली। उन सिंपल ड्रग्स में आपका एक्टिवेशन होता है, मतलब कैटलिस्ट आपका एक्टिवेट करता है किस तरह से, हीट, लाइट या वेरियस और भी फैक्टर्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी इसको। 10 आपका क्या होता है, उससे आपके फ्री रेडिकल्स तैयार हुए। सबसे फर्स्ट जो है वो ऑटो ऑक्सीडेशन का स्टेप है एक्चुअली, जहाँ पर आपका एक्टिवेशन होता है। 10 आपका फ्री रेडिकल्स आपको दिख सकता है R एंड H दोनों के पास, आपके दोनों पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग किए हुए थे R एंड H, बट ये R के पास भी अब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं आपका, मतलब अनसैचुरेटेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेराज H भी अपना अनपेयर्ड हो चुका है। तो ऑब्वियसली अब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा जिसमें ये और किसी को भी जो है डिस्ट्रॉय करेगा या डिस्ट्रक्ट करेगा। दस प्रोपगेशन होता है मतलब आगे बढ़ता है ये चेन। तो R जो है ये और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देन खींचता है, जैसे कि मैंने बताया पहले फ्री रेडिकल्स तैयार होगा, देन फ्री रेडिकल्स तैयार होने की वजह से देन आगे आपका ऑक्सीडेशन प्रोसीड होता है। तो ये और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डायरेक्टली लेगा, लेने की वजह से आपको क्या होगा, 10 वो RO2, मतलब जब तक सबसे पहले वहाँ पे एक्टिवेशन तभी होता है जब पहले ड्रग आपका टूटता है। हीट, लाइट ये सब पहले ड्रग को तोड़ेगा। ड्रग जब फ्री रेडिकल्स में टूटेगा तभी वहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपना काम कर पाएगा। दस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है ऑटो ऑक्सीडेशन में वो रोल कैटलिस्ट का होता है जो ड्रग को सिंपली तोड़ देता है। तो प्रोपगेशन होता है मतलब ऑक्सीडेशन होता है थ्रू द फ्री रेडिकल्स, जैसे कि R के साथ O2 लग गया तो RO2, ये यहाँ पर भी RO2 जो बनता है वहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स, ये एक तरह का हाइयर फ्री रेडिकल्स है जो आगे जाके फिर और ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा। ये RO2 फिर और ड्रग्स को अटैक करेगा, RH और ड्रग मॉलिक्यूल, RH आपका एग्जाम्पल है ड्रग मॉलिक्यूल का, और ड्रग मॉलिक्यूल्स को लेगा जिससे आपका RCOOH बन जाएगा। ये RCOOH तो स्टेबल है बट इसके साथ फिर एक सिंगल R फ्री रेडिकल आपका और निकल जाएगा। तो ये फिर R फ्री रेडिकल जो निकलेगा वो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, उससे और RO2 बनेगा, इस तरह से प्रोपगेशन करेगा। नेक्स्ट जो होता है हाइड्रो पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन, मतलब आपका जो RCOH बना ये भी आपका रहता नहीं, ये भी आपका टूट जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका एसिड ग्रुप बन रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये भी आपका रहता नहीं है स्टेबल, ये भी टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, सो ये आपका टूटता है इन RO2 एंड CHO। एक्चुअली ये OH या फिर CHO दोनों तरह से टूट सकता है। आपका जो RCOH है उसमें से OH और कार्बन ये भी अलग से निकल सकता है, अदरवाइज आपका CHO ग्रुप निकलेगा तो वो भी फ्री रेडिकल होगा, RO जो होगा वो भी फ्री रेडिकल होगा। तो इस तरह से आपका जो स्टेबल फॉर्म एक बना था COH का वो भी रहता नहीं है, वो भी टूट जाता है। देन टर्मिनेशन एक्चुअली कैसे होता है, मतलब एंडिंग कैसे होता है इसका, एट द एंड होता क्या है, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो जो बढ़ते जाता है वो तो कंटिन्यू होते जाता है, आपके R का जो फ्री रेडिकल है या RO2 वो तो बढ़ते जाता है, लेकिन कुछ RO2 के साथ अगर हैलोजन मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा ये अगर ऐड हो जाता है RO2 फ्री रेडिकल के साथ, तो एट द एंड वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट होगा जब तक
वो स्टेबल नहीं होगा तब तक तो वो बढ़ता रहेगा। तो एट द एंड जब वो किसी भी तरह के हेलोजन मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है RO2 के साथ पेयरिंग कर लेगा, तो पेयर तो बन जाएगा, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो RH नहीं रहेगा, दस वो क्या होगा आपका इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ RO2 एंड RO2 को अगर एक साथ ले लिया जाए, अगर दो RO2 भी एक साथ आ जाता है मान लीजिए, तो दो RO2 फ्री रेडिकल्स भी आपका इंक्लूड होकर के वो जो ड्रग बनेगा वो इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट ही बनेगा, बिकॉज आपका ड्रग था RH, वो RH तो नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। दस इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन प्रोग्रेस करता है। फैक्टर्स की अगर बात करें कि क्या क्या फैक्टर्स है जो ऑक्सीडेशन को प्रोग्रेस देता है, दे आर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहा तो वो खुद भी तोड़ सकता है, लाइट्स, देन आपका हैवी मेटल्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस, मतलब H+ या OH- भी आपका हाइड्रोलाइसिस में तो मदद करता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन को भी बढ़ावा देता है। देन आपका हाई टेम्परेचर, तो ये आपके फैक्टर्स हुए। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट आपका फोटोलाइसिस, बट बिफोर फोटोलाइसिस today's IQ facts. So today's IQ fact is that there are over 70 cases found of transplanted patients who are having the same feelings and thoughts as that of their organ donator. Many have shown the same talent, same food carvings, which proves that cells can store memories. जी हाँ, ट्रांसप्लांटेशन शायद आप लोगों को पता होगा, जब किसी के ऑर्गन्स में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, डैमेज हो जाता है, तो जब दूसरे के ऑर्गन्स को ले करके किसी पेशेंट के बॉडी में लगाया जाता है डैमेज ऑर्गन के इन प्लेस में, देन इट इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि किसी का किडनी अगर डैमेज हो जाए, तो कोई एक किडनी, ह्यूमंस के पास एक्स्ट्रा किडनी है, तो कोई एक किडनी अगर जो है पेशेंट का मतलब पेशेंट्स का हटाकर किसी डोनेटर का किडनी को उसके जगह लगाया जाए, तो उसे ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे। सो केसेस ऐसा पाया गया कि जो ऑर्गन डोनेटर है, उनका जिस तरह का फीलिंग्स, जैसा टैलेंट है, जिस तरह का आपका मतलब फूड कार्विंग्स, मतलब खाने पीने की इच्छा, मतलब उनके जो शौक, उनके जो इच्छा है, उनके जो टैलेंट्स है, वो उस पेशेंट में भी आ जाता है जिसने ऑर्गन को अपने अंदर लगाया, ट्रांसप्लांटेशन जिसमें हुआ। तो इससे ये प्रूव किया जा रहा है, साइंटिस्ट ये प्रूव कर रहे हैं दैट जो आपके सेल्स है उसमें भी मेमोरीज रहते हैं, जैसे ब्रेन में रहता है, बिल्कुल उसी तरह आपके नॉर्मल ऑर्गन के भी सेल्स में जो है सो आपका मेमोरीज स्टोर रहते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग टू दी फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है? जो लाइट के वजह से आपका डिकम्पोजिशन होता है किसी प्रोडक्ट का, तो ये जो लाइट्स के वजह से या आपके रेडिएंट एनर्जीज होते हैं लाइट्स में, उसके वजह से जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है ड्रग्स का, इस पर रिसेंट डेज में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका डिग्रेडेशन, जो रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन, मतलब फोटोलाइसिस खुद कोई तरह का रिएक्शन नहीं है, फोटोलाइसिस मदद करता है, बढ़ावा देता है वेरियस अदर रिएक्शंस को, सच एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिंग रीअरेंजमेंट एंड मॉडिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन एट्सेट्रा, इन सबको बढ़ावा देता है जब कोई भी ड्रग आपके लाइट के एक्सपोजर में आता है। जितना वेवलेंथ छोटा होगा लाइट का, उतना ही वो जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखेगा पर मोल्स में, मतलब जितना शॉर्टर वेवलेंथ उतना ही हाईली इफेक्टिव हो सकता है कोई भी लाइट का रेज। जनरली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ये काम कैसे करता है, अब उस पर बात करें तो जनरली क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को बदल देता है। मतलब आपको पता होगा कि प्रोटॉन्स के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड नंबर में रहेंगे, तब वो स्टेबल रहेंगे। अगर कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स सिंगल हो गए, मतलब पेयर्ड नहीं रहे, अनपेयर्ड हो गए, देन वो क्या होगा आपका, वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। अनपेयर्ड हुआ मतलब वो फ्री रेडिकल बन गया। दस ये क्या करता है, ये लाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने से क्या होता है, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भागने लगते हैं, वो अपने ऑर्बिट्स को छोड़कर नेक्स्ट ऑर्बिट की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हाइयर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि पेयर ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपका जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी जब तक लाइट मिल रहा है तब तक एनर्जी को वो खींचकर तो ठीक है, वो हाइयर स्टेट में चले जाता है, काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है वो, बट अगेन वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आएगा, बिकॉज ओरिजिनली उनका अनपेयरिंग था नहीं।
रेडिएंट एनर्जी की वजह से वो अनपेयर्ड हुआ, तो वो अगेन पेयरिंग करना ज़रूर चाहेगा। बट जब आप हीट से उसे लाइट से जब आप उसे रिमूव करोगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से पहले पेयर किया हुआ था बिल्कुल वैसे ही पेयर करेगा, वो तब तक अपना पेयरिंग्स बदल चुका होगा। मतलब हर एक ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ज़रूरी नहीं कि उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भले वो फिर से वापस आपके ग्राउंड स्टेट में, इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, बट तब तक वो डिकम्पोज हो चुका होगा। बिकॉज हर ओरिजिनली ड्रग के हर ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो करके वहाँ पे जो है चेंजेस आ गए रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के हर डिस्ट्रीब्यूशन में, हर ऑर्बिट्स में। तो इस तरह से कुछ तरह के चेंजेस आ सकते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा, प्लस जब वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म में जाता ही है, एट दैट टाइम ही आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। मान लीजिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स पर तो ऑक्सीडेशंस होते हैं, तो आपका वेरियस अदर रिएक्शंस हो सकता है। पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब कि उसका फॉर्म बदल जाएगा। जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट बदलेगा, तो वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, पॉलीमॉर्फ इसे ही कहा जाता है, जब एक ड्रग एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म ले ले, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म ले ले। दस ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होगा, आपका ड्रग एट द एंड ड्यू टू फोटोलाइसिस, जो खुद तो खास कोई हार्म नहीं करता, थोड़ी देर का ही हार्म करता है, एक्साइटेड मोड में ले जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, केमिकल एक्साइटेड स्टेट, वहाँ से आपका ग्राउंड स्टेट में वापस ला देता है जैसे ही आप एक्सपोजर को ख़त्म करते हो। बट इन बिटवीन दैट ड्यूरेशन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू दी रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट, उतने के बीच में बहुत सारे और रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ड्रग डैमेज हो सकता है। सो एनीवेज, इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, इट विल बी ऑन रैसमलाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। साथ ही साथ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन इन वेरियस डोजेस फॉर्म प्रिपरेशंस। क्यों आपका काम आता है प्री फॉर्मुलेशन, उस पर हम बात करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. So if you found my video useful, press the bell icon for getting the notification. Thanks for watching and bye bye.